Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग करंट अफेयर के वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। हमारा टारगेट आज भी 2K प्लस लाइक्स का रहने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लगाए गए हैं। करना क्या है, वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में इन क्वेश्चंस को सभी लोगों को अटेम्प्ट करना है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने वाला है कि हाँ मैं इन क्वेश्चंस को कर पाया हूँ, प्लस ये चीज़ें मैंने यहाँ पे अच्छे से सुनी है। और इन क्वेश्चंस को लगाने का मेजर पर्पज़ ये भी है कि आप वीडियो को पूरे फोकस के साथ में सुनो कि हाँ आपने एक भी चीज़ें मिस नहीं की हैं। तो यह है आज का हमारा सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। प्रॉपर नोट्स बना सकते हो आप लोग अगर चाहो तो, क्योंकि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर लगातार पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। देश भर में क्या, पूरे दुनिया भर में चर्चा हो रही है। डिस्कस करेंगे हम लोग इंडिया और गल्फ कंट्रीज़ के रिलेशंस के बारे में। अभी यहाँ पर 2-3 कारण की वजह से ये रिलेशंस चर्चा में आए। मैं आपको बताऊँगा कि आखिरकार गल्फ कंट्रीज़ भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हैं। बहुत सारे फैक्ट्स हैं हमारे पास, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर टॉपिक देखने को मिल जाएगा इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, तो और बाकी सारे टॉपिक्स भी वहाँ से आप लोग आराम से रिलेट कर सकते हो। देन इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। एक्सप्लेन सेक्शन पर इन्होंने डिटेल से समझाया है कि गल्फ कंट्रीज़ क्यों मैटर करती हैं भारत के लिए। इसी वजह से ये टॉपिक आपके लिए यहाँ पर लेकर आया गया। अब गल्फ कंट्रीज़ इतनी चर्चा में आई, उसके पीछे का 2 रीज़न आपको देखने को मिल जाते हैं। एक रीज़न तो क्या है, आपको पता होगा रिसेंटली क्या हुआ है, बीजेपी के लीडर्स ने प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट में कुछ स्टेटमेंट्स दिए। उसके बाद यहाँ पे जो गल्फ कंट्रीज़ है वो काफ़ी नाराज़ हुई इंडिया से। दूसरा रीज़न आपको ये देखने को मिल जाता है कि अभी भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कतर विजिट किए। ये आप देख पाओगे, कतर गए और कतर में जाकर कतर के साथ में रिलेशंस को इम्प्रूव करने के ऊपर फोकस किया गया है। बहुत सारे कोलेब्रेशंस करे गए हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पर लॉन्च करी गई हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर ये चर्चा में है। अब फिलहाल तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो ये कतर है इसी वजह से हम लोगों ने इस आर्टिकल को डिस्कस किया है, क्योंकि कतर हमारे वाइस प्रेसिडेंट पहुंचे हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कतर जो है वो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का ही एक मेंबर है। जब हम लोग बात करते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की तो इसमें टोटल आपको 6 कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं। फर्स्ट है सऊदी अरेबिया, सेकेंड बहरीन, थर्ड कुवैत, फोर्थ कतर, फिफ्थ ओमान और सिक्स्थ यूएई। ध्यान रखना क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स में ऑलरेडी इसको लेकर क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ के नाम दिए थे, इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज़ के, और साथ ही साथ ईरान को भी यहाँ पर ऐड कर दिया था। आपको बताना था कि इसमें से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर कौन सा नहीं है। याद होगा आपको, कुछ दिन पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया है, तो इस वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब कतर की लोकेशन थोड़ा सा हम लोग अगर जूम करके देखें तो यहाँ पर एग्जैक्टली आपको कतर देखने को मिलेगा। ये रहा दोहा और इसके ऊपर पर्शियन गल्फ है। पर्शियन गल्फ को लेकर भी क्वेश्चन बन चुका है। आगे आते हैं, अब बात करते हैं जब यहाँ पे भारत के वाइस प्रेसिडेंट पहुँचे कतर तो क्या क्या डिस्कशन हुआ। सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत और कतर ने यहाँ पर स्टार्टअप को लेकर फोकस किया है। हमारे जो स्टार्टअप बिजनेसेस हैं उनको लेकर फोकस किया है। बोला गया कि इंडिया और कतर दोनों यहाँ पर एक ब्रिज सेटअप करेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या करने वाले हैं, दोनों कंट्रीज़ अपने आपस के जो बिजनेसेस है उनको लिंक करने वाले हैं। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भारत आज के टाइम पर एक नंबर 1 कंट्री देखने को मिल जाएगा स्टार्टअप्स के मामले में, मतलब कि एक वन ऑफ द टॉप कंट्री देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग देखें तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट यहाँ पे स्टार्टअप के मामले में कंट्री निकल कर आया है। अभी हमने क्या किया है, लगभग 70,000 से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं वो भारत में देखने को मिले हैं। और यूनिकॉर्न की बात करें तो यूनिकॉर्न अभी भारत के अंदर 100 से भी ज़्यादा हो चुके हैं। तो आप लोग ध्यान रखना, अभी फिलहाल 100 यूनिकॉर्न्स का हम लोगों ने टारगेट अचीव किया है। यूनिकॉर्न मतलब ऐसा, मतलब आप कह सकते हो एक ऐसा स्टार्टअप जिसकी जो वैल्यू है वो लगभग $1 बिलियन की है। 7,500 करोड़ तक की यहाँ पर ये वैल्यू देखने को मिल जाती है। तो लगभग यहाँ पर 100 यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिल जाते हैं भारत के अंदर, जिसकी जो टोटल वैल्यू है वो लगभग $300 बिलियन से भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी वजह से इस मामले में भारत कतर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री बन जाता है। तो ये टॉपिक डिस्कस किया गया। दूसरा टॉपिक डिस्कस किया गया है एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के बारे में।
तो इंडिया यहाँ पर बहुत लंबे समय से फोकस कर रहा है कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट को एक प्रोटेक्शन दे सकें, पोल्यूशन को रोक सकें, क्लाइमेट चेंज से लड़ सकें। ये भारत का मेजर फोकस है। और इसी के तहत भारत ने क्या किया, जब यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट गए कतर में, तो कतर को भी बुला लिया कि आप आकर हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन कर सकते हो। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर अभी काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं और ये भारत के थ्रू स्टार्ट करा हुआ इनिशिएटिव है। तो भारत ने कतर को अभी इसमें इन्वाइट किया है। अब देखते हैं कतर यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करता है या नहीं ज्वाइन करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली क्या है, तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इस बॉडी के अंदर जितने भी देश हैं उनकी सरकारें आपस में मिलकर वर्क करती हैं। और किस चीज़ को लेकर वर्क करती हैं, सोलर एनर्जी को लेकर, यानी कि जो सूर्य के माध्यम से एनर्जी जनरेट हो रही है उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाए, वो हमारी यहाँ पर सोलर एनर्जी होती है। तो सोलर एनर्जी को प्रमोट करने के लिए यह इंटरनेशनल सोलर अलायंस वर्क करता है। इसके अंदर जो मेंबर्स है वो यहाँ पर इसी के लिए वर्क करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको गुड़गांव के अंदर देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से इस बात को याद रखना। और इसी का टारगेट क्या है कि 2030 तक हमें क्या करना है, सोलर जनरेशन कैपेसिटी को हमें बढ़ा देना है। लगभग 1000 गीगावाट तक का हमें अपना सोलर जनरेशन कैपेसिटी को रखना है 2030 तक। मतलब हर साल हम लोग क्या कर सकें, इतनी सारी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ और सिर्फ सूर्य के माध्यम से जनरेट कर सकें। अब सोलर एनर्जी से जब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो इससे क्या होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि अभी जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं उससे पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा होता है। कोयले को जलाते हैं तब जाके वो जनरेशन हो पाता है। तो ये हमारा टारगेट है। साथ ही साथ यहाँ पे हमारा टारगेट ये भी कि 2030 तक हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इस सोलर एनर्जी के मामले में वो $1 ट्रिलियन तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया। इस बॉडी को फाउंड किया गया था 30 नवंबर 2015 के अंदर। फाउंडर्स कौन कौन है, तो इधर से पीएम मोदी हैं और उधर से यहाँ पर फ्रांस के एक लीडर हैं। तो भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को फाउंड किया है। अब ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपको मेंबर्स कंट्रीज़ के बारे में जानने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपको डेटा देखने को मिलता है इसके अंदर बताया गया कि टोटल अभी यहाँ पर आप कह सकते हो 61 कंट्रीज़ ने इसको ज्वाइन किया है। लेकिन ये डेटा पुराना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक नया डेटा, लेटेस्ट डेटा क्या है, तो आज के टाइम पर इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंदर टोटल 86 कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। ये खुद ऑफिशियली यहाँ पर इनके वेबसाइट के ऊपर मेंशन है, वहीं से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, जिसमें से इंडिया भी है, फिर फिजी, क्यूबा, ये सब मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये क्लियर हो गया। तो भारत ने कतर को इन्वाइट किया, आ जाओ इसको ज्वाइन कर लो। फिर एक और पॉइंट डिस्कस किया गया दोनों देशों के बीच में, वो है जॉइंट बिजनेस काउंसिल। यानी कि इन्होंने यहाँ पर दिखाया कि आपस में ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं अभी क्या किया, एक जॉइंट बिजनेस काउंसिल को यहाँ पे बना लिया है। इंडिया का बिजनेस चैम्बर और कतर का बिजनेस चैम्बर, इनके अंदर एक जॉइंट बिजनेस काउंसिल को अभी एस्टेब्लिश किया गया है, जहाँ पर इनका मेजर फोकस होने वाला है इन्वेस्टमेंट के ऊपर में, ठीक है ना। दोनों कंट्रीज एक दूसरे कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिल्कुल प्रॉपरली फोकस करने वाली हैं। फिर साथ ही साथ यहाँ पर दोनों कंट्रीज़ ने मिलकर डिस्कशन किया है कि हम कोलैबोरेशन करेंगे अलग अलग फोरम्स के अंदर, जैसे यहाँ पर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के अंदर या एशियन पार्लियामेंट्री असेंबली के अंदर आपस में मिलकर ये इंडिया कतर काम करेंगे, ऐसा यहाँ पर डिस्कशन हुआ। इसमें से जो सबसे मेजर पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, वो बेसिकली किस चीज़ को लेकर है, वो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लेकर। तो ये तो हो गई कतर और इंडिया के बारे में चर्चा। अब हम बात करते हैं ये जो पूरा का पूरा गल्फ रीजन है या फिर ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की टोटल 6 कंट्रीज़ हैं, वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। असली आर्टिकल शुरू होता है यहाँ से। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के जो रिलेशन है कतर और भी गल्फ कंट्रीज से वो बहुत ज़्यादा साल पुराने हैं, यानी कि आप कह सकते हो 100 साल पुराने रिलेशंस यहाँ पर इन कंट्रीज़ के साथ में हमारे देखने को मिल जाते हैं। और ख़ासकर जो रिलेशन है वो 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट है। किन 2 चीज़ों के ऊपर, ऑयल और गैस के ऊपर और ट्रेड के ऊपर। हम लोग इन कंट्रीज से ऑयल और गैस को भी परचेज करते हैं, प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो प्रॉपर व्यापार है ना, सामान का व्यापार, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि गल्फ कंट्रीज से बहुत सारा रेमिटेंस भारत के अंदर में आता है। तो आप कहोगे ये रेमिटेंस क्या होता है, चलो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। अब गल्फ कंट्रीज से रेमिटेंस आने का मतलब यहाँ पर यह है कि आपको पता होगा रेमिटेंस अगर हम लोग देखें तो होता क्या है कि मान लो एक देश से जो लोग हैं वो यहाँ पर गए निकल कर काम करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया से जो लोग हैं वो यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ पहुँचे क्या करने के लिए, वर्क करने के लिए।
अब वहाँ पे गए काम करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है उन्होंने वहाँ पर अर्न किया, पैसा कमाया, और पैसा कमाने के बाद में वो क्या करेंगे, इंडिया में उस पैसे को वापस से भेजेंगे अपने फैमिलीज़ के पास में, या फिर और काम के लिए वो पैसा वापस से इंडिया के अंदर आएगा। अब जो ये पैसा आया है वापस से यहाँ पर, इसी को हम लोग रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। तो इस मामले में भी यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई मिलियन लोग यहाँ पर इन गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर आज के टाइम पर वर्क कर रहे हैं और भारत को काफ़ी सारा रेमिटेंस भेज रहे हैं। अब मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। ये जो पिक्चर है बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पास में स्क्रीनशॉट क्लिक करके रख सकते हो। गल्फ़ कंट्रीज़ या फिर जो ये पूरा का पूरा गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल ये भारत के लिए क्यों मैटर करता है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैटर करता है ये इसलिए क्योंकि भारत बहुत ज़्यादा इन कंट्रीज से ऑयल परचेज़ करता है, ठीक है, व्यापार बहुत ज़्यादा करता है। अगर हम लोग इन गल्फ़ कंट्रीज़ और भारत के ट्रेड को देखें, ओवरऑल ट्रेड को देखें, तो ये 2017 से लेकर 2021 के बीच के व्यापार के बारे में चर्चा की जा रही है। तो 2017 से 2021 के बीच में भारत और यूएई का जो व्यापार था वो लगभग 7% के आसपास आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें से हम लोगों ने इंपोर्ट 6.2% का किया है और एक्सपोर्ट 8.1% का किया है। देन उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि व्यापार की जो रैंकिंग है वो आप लोग देख पाओगे, यूएई ना साल 2017 से 21 के बीच में ये भारत का तीसरे नंबर पर रहने वाला व्यापार के मामले में पार्टनर बनकर आया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की रैंकिंग दी गई है, इसको मत देखो, ट्रेड की रैंकिंग हम लोग देखते हुए चलते हैं। तो यूएई का एक इंपॉर्टेंस है, यूएई टॉप पर रहा। उसके बाद सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत और उसके बाद ओमान और बहरीन। ईरान आपको ध्यान रखना है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, लेकिन ईरान के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईरान ने भी भारत का काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया था इन बीजेपी लीडर्स के स्टेटमेंट्स को लेकर, ठीक है ना। तो ईरान से बात करें तो ईरान के साथ भी हमारा काफ़ी व्यापार होता है और ईरान भी यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पे एक रैंक हासिल करता है व्यापार के मामले में 28 के नंबर पर। तो ये तो बात हो गई व्यापार के मामले में। अब बात करते हैं ऑयल डिपेंडेंसी के मामले में, तो हम लोग कितना कितना ऑयल खरीदते हैं इन कंट्रीज से। तो सऊदी अरेबिया की जब बात आती है तो ऑयल के मामले में दूसरे नंबर पर सऊदी अरेबिया ये कंट्री अपनी रैंकिंग होस्ट करता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सऊदी अरेबिया से जो भारत है लगभग 14.1% का तेल जो है वो परचेज कर चुका है 2017 से लेकर 2021 के बीच तक। फिर यूएई यहाँ पर थर्ड रैंकिंग पर आया, यूएई से इतना प्रतिशत यहाँ पे परचेज किया गया। तो अगेन आप देख पाओगे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ये चारों कंट्रीज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर हैं। ईरान नहीं है, उसके बाद ओमान, बहरीन भी यहाँ पर इसी काउंसिल के अंदर में है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये कंट्री का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है। तो भारत आज के टाइम पर काफ़ी सारा तेल भी इन कंट्री से परचेज करता है। देन उसके बाद यहाँ पर मुद्दा आता है ओवरसीज़ इंडिया का। ओवरसीज़ इंडिया का मतलब यह है कि भारत के बहुत सारे लोग आज के टाइम पर इन गल्फ कंट्रीज़ के अंदर रहते हैं। जैसे यूएई की बात करें तो यूएई के अंदर 34,25,144 ओवरसीज़ इंडियंस आपको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ में गल्फ कंट्री के मामले में यूएई टॉप सेकंड नंबर पर आता है भारत के साथ इस मामले के रिलेशंस के जब हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद बताया गया जब हम लोग यूएई के रिलेशन जब इंडिया से देखते हैं तो इस मामले में यानी कि भारत के जो बहुत सारे लोग आज के टाइम पर यूएई में वर्क कर रहे हैं, तो इस मामले में आप कह सकते हो कि 10.6% तक जो शेयर है ओवरसीज़ इंडियंस का वो यूएई के अंदर देखने को मिलेगा। सऊदी अरेबिया भी सेकंड नंबर पर है। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कुवैत आ गया, ओमान आ गया, कतर आ गया, बहरीन आ गया, देन ईरान आ गया। फिलहाल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में यहाँ पे लाखों लोग आज के टाइम पर रह रहे हैं, ओवरसीज़ इंडियंस देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद इन कंट्रीज से कितना कितना रेमिटेंस आ रहा है, वही वाला टॉपिक आ गया, यानी कि कितना कितना पैसा आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है जब इतने सारे लोग वहाँ पे जाके रह रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो कुछ पैसा भी आता होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देख पाओगे रेमिटेंस 2017 का डेटा है। 2017 में यूएई से जो रेमिटेंस आया था वो लगभग $13.8 बिलियन का था, सऊदी अरेबिया से $11.2 बिलियन का, कुवैत से $4.6 बिलियन का। तो आप खुद यहाँ पर देख पा रहे होंगे गल्फ कंट्री से काफ़ी सारा पैसा इंडिया के अंदर में आता है। तो ये तो हो गई यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ और भारत के रिलेशंस के बारे में चर्चा। लेकिन अभी मैं आपको और डिटेलिंग में लेकर जाने वाला हूँ। अब यहाँ पे और भी डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे मेंशन किया कि भारत कितना व्यापार करता होगा यूएई के साथ में। तो आप लिखित में अगर इनको देखना चाहते हो या लिखना चाहते हो तो यहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। यूएई यहाँ पर इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर रहा है साल 2021-22 के अंदर में, जहाँ पे हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो लगभग एक्सपोर्ट $28 बिलियन का है और इंपोर्ट हमारा $45 बिलियन का है। सब मिलाकर यहाँ पे $73 बिलियन तक का हमारा व्यापार हो जाता है। तो अमेरिका और चाइना के बाद में थर्ड नंबर पर भारत ने यूएई से व्यापार किया है और आज के टाइम पर यूएई हम लोगों से नाराज़ बैठा हुआ है ना, इसी स्टेटमेंट को लेकर। देन उसके बाद यहाँ पर और क्या मेंशन किया, यूएई के अलावा जब आप लोग देखते हो यहाँ पर
तो एग्जैक्टली बताया गया इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली इन 6 देशों से भारत का जो इंपोर्ट है साल 2021 के अंदर, अगर मैं आप लोग को ओवरऑल डेटा बताऊं तो साल 2021 के अंदर भारत ने कितना इंपोर्ट किया है, लगभग 110.7 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर इंपोर्ट किया है। और एक्सपोर्ट हम लोगों ने इनको किया है सिर्फ और सिर्फ 43.9 बिलियन डॉलर्स का। और इसमें से हम लोगों ने क्या क्या एक्सपोर्ट किया, क्या क्या इंपोर्ट किया, तो सबसे ज़्यादा हमने इसमें से जितना भी व्यापार हुआ है साल 2021 के अंदर उसका 40% तो हमने सिर्फ तेल ही तेल खरीदा है। उसके बाद 18% पेट्रोलियम गैस खरीदा है और 8% डायमंड्स खरीदे हैं। क्या क्या एक्सपोर्ट किया हमने, रिफाइंड पेट्रोलियम, यानी कि देखो हम लोग पेट्रोल लेते हैं उसको रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के बाद मतलब कच्चा तेल लेकर रिफाइन करते हैं उसको, फिर पेट्रोल वो बनता है। तो यहाँ पे जो रिफाइंड पेट्रोलियम है वो यहाँ पर इनको एक्सपोर्ट किया जाता है इन कंट्रीज़ को। तो 14% रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने साल 2021 के अंदर ज्वेलरी लगभग 8% तक एक्सपोर्ट की है और राइस हम लोगों ने 7% का एक्सपोर्ट किया है। तो ये सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा। देन यहाँ पे मैंने आपके साथ में यूएई को लेकर एक प्रॉपर डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है। यूएई के बाद जब आप लोग सऊदी अरेबिया को देखते हो तो सऊदी अरेबिया के बारे में आप लोग देखोगे तो साल 2021-22 के अंदर 42.9 बिलियन डॉलर्स का व्यापार रहा। ये सारे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, इन सबको आप बहुत अच्छे से दिमाग में छाप सकते हो और यही आपको वहाँ पर भी छाप के आना है एग्जाम में। मतलब आराम से इन चीज़ों को यहाँ पर एज अ फैक्ट छाप सकते हो। फिर इराक की जब बात आती है तो यहाँ पर आप देख पाओगे इराक जो है, इराक गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है, ध्यान रखना। इराक भी यहाँ पर 5वें नंबर पर आने वाला ट्रेडिंग पार्टनर है, जिसने यहाँ पर 2021-22 के अंदर लगभग भारत के साथ में जो व्यापार किया है वो है 34.3 बिलियन यूएस डॉलर्स का। तो इराक भी यहाँ पर भारत की निंदा कर चुका है इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो इस वजह से इन कंट्रीज़ के बारे में बताया गया है। फिर उसके बाद कतर के बारे में देखोगे, कतर के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। फिर बात आती है ओमान की, तो ओमान के लिए भारत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओमान के लिए भारत 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। उसके बाद हम लोगों ने ओमान की कंपनीज़ में काफ़ी कुछ इन्वेस्ट कर रखा है। हालांकि ओमान से भी काफ़ी कुछ हम लोग परचेज़ करते हैं, तो ओमान भी हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का इंपॉर्टेंस भारत के लिए देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ऑयल रिलेशंस के मामले में। तो ऑयल रिलेशंस में जब आप लोग देख पाते हो तो साल 2021 में भारत और इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्रीज़ के बीच में लगभग 77 बिलियन डॉलर्स का यहाँ पर व्यापार हुआ है ऑयल पेट्रोलियम का। तो आप कह सकते हो कि हमने इतना पैसा इन कंट्रीज़ को दिया है और उसके बदले में 239 मिलियन टन तक का ऑयल पेट्रोलियम इम्पोर्ट किया है। तो भारत ने इतना सारा पैसा देने के बाद में इन कंट्रीज से ये सारा ऑयल इंपोर्ट किया। अब किस कंट्री से कितना कितना इंपोर्ट किया वो डेटा दिया गया है, वो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है। तो ये यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ का इंपॉर्टेंस यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर उसके बाद रेमिटेंस के मामले में आपको बता दिया है, क्योंकि जब हम लोग देखते हैं तो लगभग 13.46 मिलियन से भी ज़्यादा जो इंडियन सिटीजन्स हैं वो आज के टाइम पर बाहर काम कर रहे हैं। और इनमें से यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं लगभग 13.4 मिलियन नॉन रेसिडेंट्स इंडिया NRI, ठीक है, वो भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, वो भी यहाँ पर वर्क कर रहे हैं बाहर में। तो बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर बाहर की सिटीजनशिप भी ले रखी है, आप लोगों को वो भी देखने को मिलेंगे। मतलब कि जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है यानी PIO और NRI दोनों तरीके के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे बाहर विदेश में काम करते हुए। अब जब बाहर विदेश में काम करते हैं तो वहाँ से बहुत सारा पैसा वो भेजते हैं। तो यहाँ पर उसी को लेकर चर्चा की है, UAE से कितना पैसा आता है, सऊदी अरेबिया से कितना पैसा आता है, ठीक है। और रेमिटेंस के मामले में मैंने आपको बताया भारत ऑलरेडी काफ़ी आगे है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का डेटा ये बोलता है कि साल 2020 के अंदर भारत ने 83.15 बिलियन डॉलर्स का रेमिटेंस रिसीव किया था, यानी इन लोगों ने इतना सारा पैसा कमाकर भारत में भेजा था। फिर यहाँ पर मेंशन ये भी किया जाता है कि भारत 2020 में नंबर 1 पर था इस रेमिटेंस के मामले में, जिसने सबसे ज़्यादा रेमिटेंस रिसीव किया। उसके बाद सेकंड नंबर पर मैक्सिको था, लेकिन पता है मैक्सिको ने कितना अमाउंट रिसीव किया था, सिर्फ और सिर्फ 42.9 बिलियन डॉलर। तो आप कह सकते हो जो सेकंड नंबर पे कंट्री है ना, उससे भी दुगना हम लोगों ने यहाँ पर रेमिटेंस रिसीव किया था इन 2022, और सबसे ज़्यादा रेमिटेंस आया था इन गल्फ कंट्रीज से। तो ये है यहाँ पर गल्फ कंट्रीज़ का इंपॉर्टेंस। जो भी बातें हैं मैंने आपको बोला ना, ध्यान रखना और ऐसी एज इट इज़ यहाँ पर चेप देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेटा है। अब ये तो हो गई बात कि हाँ आज के टाइम पर क्या रिलेशंस हैं। अब यहाँ पे देखोगे इन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली जो कंट्रीज़ हैं इनके साथ में प्लस यहाँ पे कुछ और गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में हाल ही में कुछ डेवलपमेंट हुआ है, हाल ही में मीटिंग हुई है। जैसे इंडिया और ओमान के बीच में रिसेंटली प्रोग्राम ऑफ कोऑपरेशन को साइन किया गया था। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामले में 2022 से 25 तक इंडिया ओमान मिलकर काम करेंगे।
देन उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया और यूए के बीच में पिछले साल 2021 के अंदर कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ। तो मतलब पिछले कुछ टाइम पे कौन कौन सी डील्स हुई हैं, कौन कौन से अग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। फिर साल 2021 में आप देखोगे फिर से जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर सऊदी अरेबिया के जो एक तरीके से फॉरेन मिनिस्टर है उनके साथ में बातचीत करते हैं। देन साल 2021 में इंडिया और बहरीन दोनों मिलकर अपने रिलेशंस को और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, डिफेंस और मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करते हैं। फिर साल 2020 में आप लोग देख पाओगे इसी प्रकार से कुवैत के साथ में इसको लेकर वर्क किया गया था। तो ये कुछ चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल जाती है। आई होप आप लोगों ने ये समझा कि हाँ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाली जो कंट्रीज़ है प्लस जो गल्फ ये जो खाड़ी वाली कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, हाँ वाकई में इनका कितना इंपॉर्टेंस भारत के लिए एग्जैक्टली है। आई होप आप लोगों ने एक एक बात बहुत अच्छे से समझ ली है तो फटाफट वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसका दबा देना। अरे यार ये हमारा पहले वाला लोगो है, अब ये पहले मैं वो लोगो लगाया करता था, मतलब आज मैं इसे देख रहा था, मैं सोच रहा था आज ये वाला सेट कर दूं लेकिन ये ऐसे ही लगा रह गया। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। वो लोगो मुझे चेंज करना पड़ा था। पिछले साल हमारा लोगो वैसे ही हुआ करता था पहले, मतलब जब चैनल स्टार्ट किया था तब से वो लोगो ऐसा ही था, लेकिन पिछले साल दिसंबर में उसको चेंज कर दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है वो लोगो वापस से मैं इस चैनल पर लगा दूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, रबर इंडस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। रबर इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है, बहुत सारी फैक्चुअल डेटा है। यूपीएससी ने पहले भी क्वेश्चन पूछा है, वो क्वेश्चन भी आपके साथ में यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो पहले आर्टिकल में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, पहले वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन भी देता रहूँ जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है। उसके बाद जीएस पेपर 3 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि जो रबर इंडस्ट्री है वो यहाँ पर डबल होने वाली है साल 2025 तक। तो साल 2025 तक हम लोग रबर इंडस्ट्री के मामले में जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देंगे, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये सारी रिपोर्ट खुद आई है किसके थ्रू, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन के थ्रू। तो रबर इंडस्ट्री के लिए एक बॉडी बनाई गई है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन। इन्होंने यहाँ पर बोला है कि आज के टाइम पर जितना भी व्यापार है वो 2025 तक हम लोग दुगना कर देंगे इस रबर के मामले में। जो दुनिया भर का मार्केट है रबर प्रोडक्ट्स का वो हम लोग देख पाते हैं लगभग 212 बिलियन डॉलर्स का आज के टाइम पर देखने को मिलता है। 2025 तक ये भी दुगना हो जाएगा। भारत को भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि भारत के अंदर भी रबर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे पेड़ों से यहाँ पर लेटेक्स निकाल कर इस रबर को बनाया जाता है, तो भारत के अंदर काफ़ी प्रोडक्शन होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात करें रबर इंडस्ट्री के मामले में तो ये हमारे पास कुछ पुराने डेटा हैं, क्योंकि देखो नया डेटा अभी सरकार की साइड से रिलीज़ नहीं हुआ है। ठीक है, जो भी हमारे पास अभी तक का लेटेस्ट डेटा है वही मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा। तो 2019 का डेटा यहाँ पर दिया गया है। जब आप लोग देखते हो तो रबर के मामले में सबसे बड़ी कंट्रीज़ कौन कौन सी आपको देखने को मिल जाती हैं, 10 वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन नेचुरल रबर प्रोडक्शन। तो इसमें थाईलैंड आता है टॉप पर, उसके बाद इंडोनेशिया है, देन वियतनाम है, देन उसके बाद चौथे नंबर पर आपको भारत देखने को मिल जाता है। तो भारत का भी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है इस रबर इंडस्ट्री के मामले में। नाउ अब थोड़ा सा पहले हम लोग रबर के बारे में पढ़ते हैं, देन उसके बाद मैं आपको कुछ और फैक्चुअल डेटा बताऊंगा। रबर की बात करते हैं तो रबर यहाँ पर आपको दो प्रकार का देखने को मिलेगा, एक होता है नेचुरल रबर और एक होता है सिंथेटिक रबर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर ध्यान रखना, जो रबर है वो हम लोग पेड़ के लेटेक्स से बनाते हैं और खासकर सबसे ज़्यादा जो पेड़ यूज़ किया जाता है रबर के लिए वो है हेविया ब्रासिलियंसिस। ठीक है, ये नाम ज़रूर ध्यान रखना, पूछा जा सकता है ये क्या है। तो ये रबर ट्री के लिए यहाँ पर आप कह सकते हो ऐसा ट्री है जिससे कि रबर का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। तो रबर के सोर्सेज क्या क्या है, यानी कि नेचुरल रबर हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलता है, तो सबसे पहले है पैरा रबर ट्री, यानी कि वही हेविया ब्रासिलियंसिस से यहाँ पर इससे सबसे ज़्यादा रबर मिलता है। उसके साथ साथ हम लोगों को रबर मिलता है कोंगो के अंदर, जो एक तरीके से एक और जीनस आपको देखने को मिल जाएगा लैंडोल्फिया। ठीक है, लैंडोल्फिया करके आपको एक जीन देखने को मिल जाता है, तो इससे भी हम लोगों को काफ़ी सारा रबर मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर क्या है, जो डेंडेलियन का आपने पौधा देखा होगा, इस पौधे के मिल्क से भी यहाँ पर आप कह सकते हो इसके मिल्क के अंदर लेटेक्स होता है और उसी लेटेक्स से रबर बनती है। ठीक है ना, अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इस प्रकार से ये पेड़ आपको देखने को मिल जाएगा हेविया ब्रासिलियंसिस का, और यहाँ पर आप देख पाओगे इस प्रकार से पेड़ के यहाँ पर ये जो निकल रहा है इसी से रबर को बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा डेंडेलियन का जो ये पौधा है ये वाला, तो इसके मिल्क से भी यहाँ पर रबर का प्रोडक्शन होता है। तो ये जो प्रोडक्शन होता है ये नेचुरल रबर है। ठीक है ना, और अब नेचुरल रबर के अलावा एक आती है सिंथेटिक रबर। अब रबर के यूज़ क्या है आपको पता है, बहुत सारी जगह पर यूज़ किया जाता है रबर को, जैसे
मतलब पेंसिल से आपने लिखा, उसको मिटाने के लिए भी रबर का इस्तेमाल होता है। उसके साथ टायर्स को बनाने के लिए, ट्यूब्स को बनाने के लिए, बहुत सारे सामान के अंदर रबर का इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया दो प्रकार की रबर है, नेचुरल और सिंथेटिक, जिसमें से नेचुरल रबर को प्रेफर किया जाता है ज़्यादा, यानी कि नेचुरल रबर की डिमांड आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि जो नेचुरल रबर है एग्जैक्टली अगर हम लोग बात करें तो वो यहाँ पर बनता है डायरेक्टली पेड़ के लेटेक्स से, यानी पेड़ से डायरेक्टली हम लोग नेचुरली उसको बनाते हैं। लेकिन जो सिंथेटिक वाला रबर होता है इसको हम लोग बनाते हैं किससे, जो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट्स होता है जिसके अंदर पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, ऐसे प्रोडक्ट के अंदर पॉलीमराइजेशन किया जाता है। और इनफैक्ट पॉलीमर होता क्या है, तो पॉलीमर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि इनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार से होती हैं कि हाँ, यहाँ पर आप कह सकते हो रबर वाली प्रॉपर्टीज़ इनके अंदर देखने को मिलती हैं। तो यही चीज़ आपको स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगी। नेचुरल रबर क्या है, तो बेसिकली आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है। तो यहाँ पर आपको पॉलीमर ऐसा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर रबर वाली पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज़ नज़र आती हैं। तो सिंथेटिक रबर कैसे बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का यूज़ करके, लेकिन नेचुरल रबर हम लोग नेचुरली पेड़ से निकालते हैं प्लस फूल से निकालते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। नेचुरल रबर की डिमांड ज़्यादा होती है क्योंकि नेचुरल रबर का जो बेनिफिट है वो ज़्यादा है, टिकाऊ यहाँ पर नेचुरल रबर लंबे समय तक रह पाती है। और आज के टाइम पर तो ग्लव्स, बेल्ट्स, इन सब की डिमांड इतनी ज़्यादा हो चुकी है और इसके अंदर भी यहाँ पर रबर का प्रॉपरली इस्तेमाल हो रहा है। ये भी कहीं ना कहीं लेटेक्स से बनाए जा रहे हैं। तो पेड़ से निकलता है लेटेक्स, उससे बनाते हैं हम लोग रबर। अब रबर को लेकर एक डेटा हमारे पास है कि इसमें 2019 में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसने किया है, थाईलैंड ने किया है। भारत यहाँ पर 4th नंबर पे था, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में ध्यान रखना। ये ऑलरेडी मैं आपके साथ में अभी डिस्कस कर चुका हूँ। पहले नंबर पर थाईलैंड था, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, तीसरे पर मलेशिया और चौथे नंबर पर भारत। लेकिन अब भारत के अंदर रबर के प्रोडक्शन का स्टेटस क्या है वो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर जब हम लोग स्टेटस की बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पर चौथा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और कंज्यूमर था रबर का। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली बनते हैं। अब भारत के अंदर भी काफ़ी सारा कंजम्पशन होता है, खासकर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर, और जो फुटवेयर इंडस्ट्रीज़ हैं यानी कि जो हमारे जूते चप्पल वाली इंडस्ट्री हैं, ठीक है, वहाँ पे भी रबर का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑब्वियस सी बात है, वो टायर्स, ट्यूब्स, गद्दी और भी बहुत सारी चीज़ों के अंदर रबर का यूज़ होता है। एक्सपोर्ट के मामले में बात करें तो भारत यहाँ पर काफ़ी सारा रबर को एक्सपोर्ट भी करता है। साल 2020 के अंदर में भारत ने लगभग 12,000 मेट्रिक टन से भी ज़्यादा रबर को एक्सपोर्ट किया था। और किन किन को एक्सपोर्ट किया था, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जर्मनी, देन ब्राज़ील, देन यूएस और इटली को हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था। आगे आते हैं। फिर रबर के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं। रबर एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, ध्यान रखना इसके बारे में। ये जो उगाई जाती है ये ट्रॉपिकल वाले रीजन में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ के अंदर उगाई जाती है। इसको उगाने के लिए एक नमी वाला हमें एक तरीके से क्लाइमेट चाहिए होता है जहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही हो, लगभग 200 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल हो, और जो टेम्परेचर है लगभग वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर रहना चाहिए, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन भारत में कहाँ होता है, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है केरला के अंदर, ध्यान रखना। फिर तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार आइलैंड और मेघालय के गारो हिल्स। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में भी होता है रबर का प्रोडक्शन, और साउथ वाले एरिया में भी रबर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसी के बेसिस पर, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है केरला के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो रबर का प्लांटेशन, सबसे पहला प्लांटेशन भारत के अंदर, यानी रबर का सबसे पहला पेड़ भारत के अंदर कब सेटअप किया गया था, 1895 के अंदर। कहाँ पे किया गया था, केरला के अंदर किया गया था। तो केरला से ही यहाँ पर शुरुआत होती है रबर कल्टीवेशन की। और केरला आज के टाइम पर एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का भारत के अंदर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेचुरल रबर प्रोड्यूस होता है। और केरला के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, वो आप लोग देख सकते हो। फिर सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, देन उसके बाद कर्नाटका देखने को मिलेगा, देन त्रिपुरा, असम, अंडमान निकोबार आइलैंड भी आपको देखने को मिल जाते हैं। ये सब रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब इसको इतना डिटेल से मैंने आपको बताया है क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था। और आपको पता होगा जो साल 2022 के प्रीलिम्स के पेपर का मुझे जो एनालिसिस किया है मैंने, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यूपीएससी पुराने वाले पैटर्न पर पहुँच चुका है। तो ये 2008 का क्वेश्चन था, है ना, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पर हैं। और साल 2022 में जब आप लोग देखते हो तो एक क्वेश्चन टी बोर्ड को लेकर पूछा जाता है यूपीएससी के थ्रू, तो आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पुराना वाला ट्रेंड सेट हो रहा है और क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, ये भी आप लोग देखोगे। मैं आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा प्रीवियस ईयर के, जो कि बहुत पुराने साल के, उनको रिपीट कर दिया जाता है।
तो इसी वजह से आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ना है। यहाँ पे टी बोर्ड के बारे में पूछा है और 2008 में पूछा गया था और 2022 में फिर से टी बोर्ड के बारे में पूछ लिया गया है। हालांकि हमने पढ़ा था, तो प्लीज़ जाकर आप लोग जो 2022 का मैंने प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस किया है उसको एक बार जाकर देख लेना। तो यहाँ पे यूपीएससी का 2008 का क्वेश्चन ये है, इन्होंने यहाँ पर एक तरफ कॉफ़ी बोर्ड, रबर बोर्ड, टी बोर्ड और टोबैको बोर्ड के नाम दिए और बताया इनके हेडक्वार्टर की मैचिंग करो, कौन कौन से कहाँ पर हेडक्वार्टर है। ठीक है, इनकी प्रॉपर मैचिंग करनी होगी। तो टी बोर्ड के बारे में हमने पढ़ा भी था। टी बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल जाता है बेंगलुरु के अंदर में, है ना, सॉरी कोलकाता के अंदर देखने को मिल जाता है। बाकी इसके जो बाहर के फॉरेन ऑफिस है वो आपको दुबई और मॉस्को में देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर पहले तो देखो ऑप्शन ये दिए गए हैं, इसका करेक्ट आंसर बी आपको देखने को मिलेगा। बी मतलब कॉफ़ी बोर्ड। तो कॉफ़ी बोर्ड यहाँ पर करेक्टली मैच है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु के अंदर देखने को मिलता है। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको यहाँ पर कोत्याम में देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर टी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको गुंतुर में देखने को मिल जाता है, कोलकाता में देखने को मिल जाता है। और टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको गुंतुर के अंदर देखने को मिलेगा। और ये जरूर डाउनलोड कर लेना, ये मैंने आपको इन सारी इंडस्ट्रीज़ के बोर्ड के बारे में बता दिया है। कॉफ़ी बोर्ड, इसको हमने एस्टेब्लिश किया गया था, हमने एस्टेब्लिश किया था कॉफ़ी एक्ट 1942 के अंडर में। ठीक है, और कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाता है कहाँ पर? केरला के कोत्तयम के अंदर। अब ध्यान रखना, केरला के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है रबर का और यहीं पर इसका हेड ऑफिस है। टी बोर्ड की बात करते तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में देखने को मिलता है। टोबैको बोर्ड की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर आपको गुंतुर यानी आंध्र प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं, बहुत ध्यान से इस चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की गई है एक्स संप्रीति एक्स के बारे में। एक्स संप्रीति एक्स मतलब ये एक्स वो वाला एक्स नहीं है, ये है एक्सरसाइज। ठीक है, ये यानी कि एक अभ्यास होता है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे संप्रीति एक्स अभ्यास क्या है, प्लस किन कंट्रीज़ के बीच में होता है। इस आर्टिकल को जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। और पीआईबी के अंदर इस आर्टिकल को सरकार ने डायरेक्टली कवर किया है। एक एक करके चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ये जो एक्स संप्रीति एक्सरसाइज यानी कि आप कह सकते हो संप्रीति एक्स नाम की जो ये अभ्यास है, ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग अभ्यास है जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच में ये अभ्यास हो रहा है। 5 जून से 16 जून तक ये अभ्यास चलेगा। और कहाँ पे हो रहा है? बांग्लादेश के जशोर मिलिट्री स्टेशन पर चल रहा है। बांग्लादेश की एग्जैक्टली लोकेशन आप लोग देख सकते हो, ये है बांग्लादेश। इसकी कैपिटल आपको ये ढाका देखने को मिल जाती है। यहाँ पर चित्तागोंग पोर्ट है जो कि रिसेंटली चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि बांग्लादेश ने चित्तागोंग पोर्ट का जो एक्सेस है वो भारत को दे दिया है। आगे आते हैं, अब इस एक्सरसाइज की हम लोग हाइलाइट्स को देखते हैं। ये जो संप्रीति एक्स अभ्यास है ये बेसिकली यहाँ पर एक बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन है। बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन मतलब 2 कंट्रीज़ हैं यहाँ पर, दोनों कंट्रीज़ की मिलिट्री है, दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री आर्मी है वो यहाँ पर आपस में एक अभ्यास करती हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब इनका मेजर फोकस क्या होता है? देखो मेजर फोकस ये है कि दोनों कंट्रीज़ ने जो कुछ सीखा है वो एक दूसरे को हम लोग बताएं, अपने एक दूसरे की टेक्निक्स एक दूसरे के साथ में शेयर करें, एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। इससे क्या होगा? इंडिया और बांग्लादेश के जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। अब इस अभ्यास के अंदर 5 से 16 जून तक ये अभ्यास चलेगा। तो इसके अंदर भारत की साइड से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो भारत की साइड से यहाँ पर डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया है, ध्यान रखना। अब ये डोगरा रेजिमेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो भारत के अंदर बहुत सारे रेजिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। लद्दाख स्काउट, राजपूत रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, इस प्रकार से बहुत सारे रेजिमेंट्स हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं डोगरा रेजिमेंट के बारे में। और लद्दाख स्काउट को भी ध्यान रखना, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब बात करते हैं डोगरा रेजिमेंट की, तो हमारे मिलिट्री का ही एक छोटा सा ये यूनिट है। इसके अंदर ये जो यूनिट है पूरा का पूरा, इसको हम लोगों ने यहाँ पर आप कह सकते हो डायरेक्टली इसको बनाया गया था। इसका जो यहाँ पे फाउंडर है, इसको फाउंड किया गया था 1877 के अंदर में। और यहाँ पे इसका जो स्लोगन है वो है ज्वाला माता की जय, यानी विक्ट्री टू गॉडेस ज्वाला। और इसका जो मोटो है वो है ड्यूटी बिफोर डेथ, डेथ से पहले यहाँ पर ड्यूटी, इसका ये मेजर मोटो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ रेजिमेंटल सेंटर आपको देखने को मिलते हैं डोगरा रेजिमेंट के, वो है फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर में। और इसका जो मैस्कॉट है वो आपको इस सिंबल देखने को मिलेगा टाइगर का। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये डोगरा रेजिमेंट के बारे में ध्यान रखना है। डोगरा रेजिमेंट ने ही अभी यहाँ पर इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया है। और इस अभ्यास का एक इम्पॉर्टेंस ये भी होने वाला है कि दोनों कंट्रीज़ की जो मिलिट्री है,
दोनों कंट्रीज़ की जो ये आर्मी है वो दोनों आपस में अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर करेंगी कि किस प्रकार से हम लोग आतंकवाद से टैकल कर सकते हैं, प्लस किस प्रकार से कोई डिज़ास्टर आता है तो वहाँ पे लोगों की जान बचाई जा सकती है। इन चीज़ों के ऊपर मेजरली फोकस किया जाएगा और इसी से यहाँ पर रिलेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों कंट्रीज़ की डेवलप होती हुई चली आएंगी। तो ध्यान रखना, बाकी ये डेटा मैंने आपको दे दिया है। तो इंडिया बांग्लादेश के बीच के ये संप्रीति एक्स अभ्यास है। बाकी और भी बहुत सारे मिलिट्री अभ्यास होते हैं भारत और अलग अलग देशों के बीच में, जैसे इंडोनेशिया और भारत के बीच में गरुड़ शक्ति नाम का अभ्यास होता है, मालदीव्स और भारत के बीच में एक्वेरियम होता है, चाइना और भारत के बीच में हैंड इन हैंड होता है, उसके बाद सिंगापुर और उसके बाद भारत के बीच में आप लोग यहाँ पर देख पाओगे एक अभ्यास होता है कुरुक्षेत्र का। तो इस प्रकार के बहुत सारे अभ्यास आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखना इसको ज़रूर, ठीक है ना। सूर्य किरण जो है वो नेपाल के साथ में हम लोग करते हैं। क्लियर हुआ? आगे आते हैं। अब यहाँ पर एक अभ्यास के बारे में हमने चर्चा कर लिया, तो अब यहाँ पर उसके बाद एक और अभ्यास काफ़ी चर्चा में है। अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया था किस चीज़ के बारे में, संप्रीति अभ्यास के बारे में। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं खान क्वेस्ट 2022 की एक्सरसाइज के बारे में। तो ये जो खान क्वेस्ट एक्सरसाइज है ये क्या है समझेंगे, जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन यहाँ पर पीआईबी के अंदर इसको भी पब्लिश किया गया है, ये भी काफ़ी बेहतरीन आर्टिकल होने वाला है। तो यहाँ पे जो ये खान क्वेस्ट 2022 का ये एक्सरसाइज है, जो अभ्यास आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर 16 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेशन किया है। इसकी शुरुआत हो रही है मंगोलिया के अंदर। तो चाइना रशिया के बीच में आपको ये वाला रीजन देखने को मिलता है, ये है बीच में मंगोलिया, ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब इंडियन जो आर्मी है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगी, तो इंडियन आर्मी का जो लद्दाख स्काउट है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, यानी भारत को इस एक्सरसाइज के अंदर कौन रिप्रेजेंट करेगा, लद्दाख स्काउट रिप्रेजेंट करेगा। लद्दाख स्काउट की बात करें तो इसके बारे में जान लो, इंपॉर्टेंट है। लद्दाख स्काउट भी यहाँ पर एक इन्फेंट्री रेजिमेंट आपको देखने को मिलता है, हमारी इंडियन आर्मी का ही एक और यूनिट है, क्योंकि हमारी आर्मी के अंदर अलग अलग यूनिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं लद्दाख स्काउट, तो इनको एक निकनेम दिया गया है स्नो वॉरियर या फिर स्नो लेपर्ड से हम लोग इनको जानते हैं। ये जो रेजिमेंट है ये बहुत ज़्यादा माहिर है माउंटेन वॉरफेयर के अंदर, पहाड़ों में यहाँ पर बहुत आराम से लड़ाइयाँ ये कर सकते हैं। प्लस उसके बाद इसका रेजिमेंट सेंटर जो है लद्दाख स्काउट का, वो आपको लद्दाख के लेह में देखने को मिल जाता है। प्लस यहाँ पे इनका जो स्लोगन है वो आपको देखने को मिलेगा विक्ट्री टू गॉड। बाकी यहाँ पर इनका जो साइन आपको देखने को मिलेगा वो है हिमालयन आइबेक्स, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है ना। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मैं आपको बता रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक पोर्शन और करंट पोर्शन को लिंक करके आपके साथ में शेयर करूँ, कुछ भी आपका ना छूटे, सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर कवर कर लो। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखना, ये मंगोलिया के अंदर अभ्यास हो रहा है और भारत जो है मंगोलिया के साथ में भी यहाँ पर एक अभ्यास करता है। भारत और मंगोलिया के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसको हम लोग नोमैडिक एलिफेंट के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये भी क्लियर हो चुका है। चलो आगे आते हैं। अब ये जो यहाँ पर खान क्वेस्ट अभ्यास देखने को मिल रहा है, इसका क्या मेजर फोकस होने वाला है, इसका भी फोकस यही होने वाला है कि जितनी भी कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगी उन सब कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पर एक रिलेशन डेवलप करना, खासकर डिफेंस रिलेशन को डेवलप करना। सभी कंट्रीज़ क्या करेंगी, अपने मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशन को और ज़्यादा मजबूत करेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपस में शेयर करेंगे अपने बेस्ट प्रैक्टिसेस को, जो भी सीखा है एक दूसरे के साथ में शेयर किया जाएगा। दोनों सब यहाँ पे मतलब सभी कंट्रीज़ मिलकर, इनकी जो मिलिट्री यूनिट्स है वो सब मिलकर यहाँ पर ये अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से हम लोग आतंकवाद से लड़ सकते हैं। मतलब वही बिल्कुल सेम चीज़। देखो, जब भी यहाँ पर किसी अभ्यास के बारे में चर्चा होती है तो हमेशा ही ध्यान रखना, इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर आपस में जो भी यहाँ पर इन कंट्रीज़ के आर्मी या मिलिट्री ने सीखा है वो आपस में ये लोग एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे, प्लस अपने डिफेंस कोऑपरेशन को मजबूत करेंगे। ये हमेशा से ही, मतलब हर एक अभ्यास के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एक कॉमन सा पॉइंट है, बस खाली इतना आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपने क्लियर कर लिया है। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छे से ये समझ में आ चुका है। आगे आते हैं उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल ये बात करता है अ सिल्वर मोमेंट टू प्रोपेल अ बे ऑफ बंगाल ड्रीम। अब एक अच्छा सा एडिटोरियल भी कह सकते हो आप ये, और एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल एनालिसिस आपको ये देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा सा एनालिसिस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बिम्स्टेक के बारे में। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जीएस पेपर 2 से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। देखो हुआ क्या है, अभी 6 जून तारीख निकली है और 6 जून को यहाँ पर इस बिम्स्टेक ग्रुप को टोटल मिलाकर 25 साल हो चुके हैं। ये जो बिम्स्टेक है इसकी फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हो बिम्स्टेक ग्रुप जो है इसके अंदर आपको टोटल 7 देश देखने को मिल जाते हैं। और मार्च 2022 के अंदर अभी 5वां समिट हुआ था बिम्स्टेक का, और वो समिट यहाँ पे श्रीलंका ने होस्ट किया था। उस समिट के दौरान भी काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ था।
मैं आपको बताऊंगा बिम्स्टेक भारत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके बाद अभी बिम्स्टेक के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, उस पर कैसे काम किया जा सकता है। लेकिन उससे पहले कुछ फैक्चुअल डेटा कवर कर लो जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब बात करते हैं बिम्स्टेक की, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो यहाँ पर टोटल 7 देश हैं। और 7 देश कौन कौन से हैं, वो है यहाँ पर बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, उसके बाद यहाँ पर इंडिया, देन उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे म्यांमार, देन थाईलैंड, देन उसके बाद यहाँ पर आता है श्रीलंका। लेकिन इन कंट्रीज़ को कैसे याद कर सकते हो, तो इन कंट्रीज़ को याद करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है बिम्स्टेक कंट्रीज़ को याद करने की, MBBS NIT, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, इंडिया, थाईलैंड। क्लियर हुआ? तो ऐसे यहाँ पर ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस बिम्स्टेक ग्रुप को बनाया गया था 1997 में एक बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से, और इसका पहला समिट, ठीक है, इसका पहला समिट कहाँ पे होता है, थाईलैंड के अंदर। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ब्रिक्स के समिट को लेकर क्वेश्चन पूछा था, ब्रिक्स का पहला समिट कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे ध्यान रखना बिम्स्टेक का पहला समिट थाईलैंड के अंदर हुआ था। आगे आते हैं, अब बिम्स्टेक क्या है ये आपने जान लिया है। इसमें 7 देश हैं जो कि आप लोग को इधर बराबर में पिक्चर में दिख रहे हैं, वो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आपको ट्रिक भी पता चल चुकी है MBBS NIT के नाम से, वो आप लोग ट्रिक इंप्लीमेंट कर सकते हो। देन यहाँ पर इवोल्यूशन कैसे हुआ बता दिया, 1997 में यहाँ पर बैंकॉक डिक्लेरेशन के माध्यम से इवोल्यूशन हुआ था। लेकिन स्टार्टिंग में इसका नाम बिम्स्टेक नहीं था, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड हुआ करते थे। बाद में इसके अंदर म्यांमार ऐड हुआ, ठीक है, और मतलब सॉरी धीरे धीरे यहाँ पर और कंट्रीज़ ऐड होती रही हैं इसके अंदर। पहले कम कंट्रीज़ हुआ करती थी, धीरे धीरे इसमें ऐड होती रही। नेपाल बाद में ऐड हुआ, भूटान, नेपाल भूटान 2004 में इसके मेंबर बने हैं, तब जाके बाद में इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक करा गया है। और ये भी ध्यान रखना बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, यहाँ पर आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाता है। अब बिम्स्टेक की आवश्यकता क्यों पड़ गई, देखो बिम्स्टेक की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि एक टाइम पे क्या हो रहा था ना उस समय पर, क्योंकि इस ग्रुप को हम लोगों ने बनाया 1997 में, अमेरिका अपना दबदबा दिखा रहा था, एक यूनिपोलर वर्ल्ड देखने को मिल रहा था। अमेरिका की पावर्स जो हैं अपने आप को एक तरीके से पावरफुल कंट्री मानता था। तो उसी बीच में हम लोगों ने यहाँ पर इस बिम्स्टेक का गठन किया था, और ये इंपॉर्टेंट भी था। और ये हमने इसलिए भी गठन किया क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए सार्क कंट्री, देखो सॉरी सार्क एक ग्रुप आपको देखने को मिलता है, और दूसरा आसियान ग्रुप। सार्क के अंदर ये सारे मेंबर्स हैं और आसियान के अंदर ये सारे मेंबर्स हैं, और इधर इसके बीच में बिम्स्टेक आ जाता है। तो भारत यहाँ पर आप कह सकते हो सार्क का भी मेंबर आपको देखने को मिल जाता है। तो है क्या ना, भारत सार्क का मेंबर है तो, लेकिन यहाँ पर क्या है कि सार्क एक तरीके से ग्रुप बहुत बेकार हो चुका है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान भी है, पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशन रहते नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी रिलेशन काफ़ी खराब ही चल रहे हैं। तो सार्क ग्रुप यहाँ पर अपने आप में ठंडे बस्ते में जा चुका है। तो बेसिकली भारत के लिए जो बचता है वो ग्रुप है आज के टाइम पर बिम्स्टेक। बिम्स्टेक को हम लोग और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी आज के टाइम पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वो क्या है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जो बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं, इनका मेजर फोकस क्या रहता है। देखो इनका जो मेजर फोकस है कि आपस में व्यापार, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, फिशरी, सिक्योरिटी, कल्चर, टूरिज्म, इसको लेकर कोऑपरेट करें, और कोऑपरेट करते भी हैं। जब आप लोग बात करते हो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के अंदर आपको ये कंट्रीज देखने को मिलती है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान और उसके बाद मालदीव्स। अब होता क्या यहाँ पर, सार्क ग्रुप की जो मीटिंग होती है वो यहाँ पर बहुत पहले हुई हुई है, और उसके बाद कोई ज़्यादा मीटिंग होती नहीं है। लेकिन बिम्स्टेक की जब हम लोग बात करते हैं तो बिम्स्टेक की लगातार समिट्स होते रहते हैं, लगातार मीटिंग्स होती रही हैं, लगातार इनके फॉरेन मिनिस्टर्स चर्चा करते रहते हैं। तो सार्क ग्रुप को यहाँ पर ठंडे बस्ते में जा चुका है, आसियान तो ठंडे बस्ते में जा चुका है। एक और ग्रुप की चर्चा की गई वो है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। भाई जब से ये ग्रुप बना है इसकी तब से अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही समिट हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक समिट। तो ये भी ग्रुप कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया के लिए ज़्यादा कारीगर साबित नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो बिम्स्टेक है यही हमारे लिए कारीगर साबित होता है। बिम्स्टेक तब से अब तक 5 समिट को यहाँ पर होल्ड कर चुका है, 5 समिट हो चुकी हैं और रेगुलरली समिट हो रही है। अभी मार्च 2022 के अंदर फिर से एक समिट हुई थी जहाँ पे बिम्स्टेक कंट्रीज ने अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए और भी वेरियस स्टेप्स उठाए थे। ठीक है ना, ये आप लोग देख पाओगे। तो बिम्स्टेक इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे आते हैं, जब भारत के अंदर उरी अटैक होता है, देखो सॉरी पोस्ट उरी अटैक की बात करें, जो इंडियन मिलिट्री बेस था वहाँ पे एक अटैक हुआ था। उस अटैक के अंदर लगभग 2016 में अटैक हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बिम्स्टेक को और ज़्यादा मजबूत करने के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, क्योंकि सार्क वगैरह सही से काम करता नहीं है।
और आज के टाइम पर जो ये बिम्स्टेक समिट हुआ है साल 2022 के अंदर, अभी यहाँ पर मार्च में जब समिट हुआ था हमने डिस्कशन किया था, तो इन कंट्रीज़ ने किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। इन कंट्रीज़ ने फोकस किया कि भाई कोविड-19 पेंडेमिक से संबंधित जो भी चैलेंजेस हैं उनको साथ मिलकर ख़त्म करेंगे, प्लस यहाँ पर इंटरनेशनल सिस्टम में जो भी दिक्कतें हैं उनको साथ मिलकर लड़ेंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर जो भी एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपना खुद का एम्बलम वगैरह भी लॉन्च कर लिया था, एम्बलम वगैरह भी लॉन्च किया हुआ है, एक अपना सिंबल वगैरह भी लॉन्च कर लिया है। तो बिम्स्टेक ग्रुप के अंदर एक प्रोग्रेस डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। अब साल 2022 का जो समिट था ना, इसका थीम क्या था? इसका थीम था टूवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्पेरस इकोनॉमी और हेल्दी पीपल। तो इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस करने का इनका मेजर फोकस था। अब यहाँ पे ये जो समिट हुआ मार्च 2022 के अंदर, इसका आउटकम ये निकल कर आया कि इन कंट्रीज़ ने अपना एक एम्बलम, अपना एक खुद का फ्लैग लॉन्च कर दिया बिम्स्टेक का, और बिम्स्टेक के लीडर्स ने यहाँ पे आपस में काम भी बांट लिया। खासकर इन कंट्रीज़ ने यहाँ पर आप कह सकते हो 3 बड़े बड़े एमओयू के ऊपर फोकस किया। जैसे कि ये सारी कंट्री, ये जो 7 कंट्रीज़ हैं, ये सब मिलकर क्या करेंगी? आपस में क्रिमिनल मैटर्स के ऊपर काम करेंगी, प्लस डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग के मामले में कोऑपरेट करेंगी, प्लस यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के मामले में यहाँ पर आप कह सकते हो वर्क करेंगी। तो ये यहाँ पर एक मेजर फोकस रहा। प्लस कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पर एक काम किया गया है कि हम लोग आपस में कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगे, और इसके लिए भारत ने काफ़ी सारा पैसे का अनाउंसमेंट किया है कि बिम्स्टेक के सेक्रेटेरिएट को लगभग $1 मिलियन तक का पैसा हम लोग यहाँ पर बिम्स्टेक के बजट में डाल देंगे। तो ये भारत यहाँ पर बिम्स्टेक के लिए आज के टाइम पर कर रहा है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पर बिम्स्टेक के अंदर अभी जो मार्च 2022 में समिट हुआ था, इनको अलग अलग काम दिया गया है। बांग्लादेश संभालेगा बिम्स्टेक का ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट के सेक्टर को, और भूटान यहाँ पर एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज को। इंडिया यहाँ पर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, ट्रांजिशनल क्राइम और डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर काम करेगा। म्यांमार एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी को लेकर। नेपाल पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को लेकर काम करेगा। थाईलैंड कनेक्टिविटी को लेकर काम करेगा, और श्रीलंका साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन को लेकर काम करेगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने आपस में ये काम को बांट लिया था अब की बार मार्च 2022 में, जिसके बाद से यहाँ पर ये ग्रुप काफ़ी ज़्यादा मजबूत और हुआ। इन ग्रुप के अचीवमेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। अचीवमेंट की बात करें तो इन सारी कंट्रीज़ ने मिलकर आपस में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के मामले में, डिज़ास्टर रिलीफ के मामले में एक दूसरे के साथ में रिलेशंस को काफ़ी बढ़ाया है। फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर, ट्रेड हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, कनेक्टिविटी हो गया, इनके मामले में अपने कोऑपरेशन को बढ़ाया है। देन उसके बाद में वेदर और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी इन कंट्रीज़ ने काम किया है। तो ये तो बड़े बड़े अचीवमेंट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन उसी के साथ अब बिम्स्टेक के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आता है। चैलेंज क्या आता है? सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, बांग्लादेश के अंदर रोहिंग्या रेफ्यूजी का इशू देखने को मिलता है। इसकी वजह से बांग्लादेश प्रॉपर काम नहीं कर पाता। दूसरा, म्यांमार के अंदर ऑलरेडी मिलिट्री coup हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है, म्यांमार की भी हालत काफ़ी बेकार है। तीसरा इसमें श्रीलंका है। अब श्रीलंका की भी काफ़ी बुरे हालात देखने को मिल रहे हैं, इकोनॉमी वगैरह डाउन हो चुकी है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर कंट्री प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। तो आप लोग खुद देख पा रहे होंगे कि बिम्स्टेक के अंदर अभी काफ़ी सारी कमजोरियाँ देखने को मिल रही हैं कि ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं वो अपने कंट्री के अंदर खुद काफ़ी सारी दिक्कतों से सफ़र कर रही हैं। अब बिम्स्टेक के कुछ फॉल्ट लाइंस के बारे में चर्चा करते हैं। फॉल्ट लाइंस यहाँ पर क्या हैं, यानी कि क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं इन कंट्री के बीच में। दिक्कत यह है कि भाई इतना लंबे समय हो चुका है, इतने अच्छी तरीके से आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो अभी तक इन्होंने कोई ट्रेड एग्रीमेंट क्यों नहीं साइन किया? यहाँ पर एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो साइन कर लेना चाहिए था, जिससे आपस में व्यापार को भी बढ़ा पाते। व्यापार के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कोई भी कॉम्प्रहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया है, तो ये करना चाहिए था। दूसरा, यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें एक ये देखने को मिल जाता है कि कनेक्टिविटी को लेकर काम नहीं किया गया। चाहते तो बहुत आराम से कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर सकते थे, इन 7 देश को कनेक्ट कर सकते थे। इसके लिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक सपोर्ट ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया है। थोड़ा बहुत प्रोग्रेस हुआ है, ज़्यादा कोई प्रोग्रेस हुआ नहीं है। फिर उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन के मामले में कोई ज़्यादा वर्क नहीं किया गया। कनेक्टिविटी ऑब्वियसली यहाँ पर इंप्रूव नहीं करी गई है। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि अभी ये सारी परेशानियाँ देखने को मिल रही है। मतलब इतना टाइम हो चुका है, ये काम हम लोग कुछ कर सकते थे। ब्लू इकॉनमी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि वर्ल्ड बैंक बोल चुका है कि ब्लू इकॉनमी के ऊपर ये कंट्रीज़ मिलकर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर सकती हैं, यानी इस समुद्र के मामले में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से इनकम का जनरेशन कर सकते थे। लेकिन हुआ क्या, इसके ऊपर भी कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। जो बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड बना रखा है उसको एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ पर आप कह सकते हो एक मूवमेंट था, चलाया गया था कि हाँ बिम्स्टेक डेवलपमेंट फंड को एस्टेब्लिश करेंगे, वो भी बहुत फीका पड़ गया। उसके ऊपर भी प्रॉपरली फोकस नहीं किया गया। प्लस यहाँ पे पार्टनरशिप, बिजनेस के मामले में उन्होंने कोई पार्टनरशिप करी नहीं। हो सकता था तो कॉर्पोरेट लीडर्स को आपस में, यानी इन कंट्रीज़ के जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट लीडर्स हैं वो आपस में बैठकर मीटिंग कर सकते थे, लेकिन वो भी यहाँ पर काम नहीं किया गया।
तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आज के टाइम पर बिम्स्टेक को लेकर देखने को मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो यहीं पर मेंशन किया जा रहा है कि एक टाइम पर अमेरिका यूनिपोलर मोमेंट में था, यानी कि अमेरिका के पास इकलौता पावर अमेरिका कंट्री देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आज के टाइम पर चाइना और अमेरिका के बीच में लड़ाई रहती है कि भाई किसके पास में सबसे ज़्यादा पावर्स हैं। और उसी के बीच में बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक एक और इंपॉर्टेंट कंट्री निकल कर आता है जो कि इनको मात दे सकता है अगर यहाँ पर साथ मिलकर काम करे तो, क्योंकि बिम्स्टेक की अपने आप में कंबाइंड जीडीपी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की आपको देखने को मिल जाती है। तो ये लोग काम कर सकते हैं, इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी हद तक मैटर करती है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना, आई होप आप लोग समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे से। अब उसके बाद यार एक और आर्टिकल रह गया, हालांकि मुझे नहीं पता था वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा था एक और आर्टिकल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। क्या करूं, डेटा बहुत सारा हो जाता है, मतलब मुझे खुद प्रिपेयर करने में बहुत टाइम लग जाता है, बताए मुझे कोई पीपीटी वगैरह प्रिपेयर करने में बहुत समय लग जाता है, पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो ये भी कुछ मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा मैं लेकर आया था, ये भी आर्टिकल आपके साथ में डिस्कस करना है। चलो एक बार फटाफट देख लेते हैं। वैसे इस आर्टिकल के बारे में आपके साथ में चर्चा कर चुका हूँ, कोई बात नहीं, एक बार कवर कर लेते हैं यार। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के बारे में चर्चा करेंगे, थोड़ी तेज तेज कवर करेंगे, तो बिल्कुल फोकस के साथ में सुनना। आर्टिकल जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर 7 जून तारीख निकली है। हर साल 7 जून को हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे नाम से ही पता चल रहा है कि फूड की सेफ्टी को लेकर ये वर्क करता है। इसका मेजर काम है ये बताना, यानी इस दिन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं ताकि हम लोग लोगों के अंदर जागरूकता फैला सकें कि हाँ, ये अगर आप लोग एक दूषित खाना, एक कॉन्टेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करते हो तो उस गंदे खाने से कितना नुकसान हो सकता है एनवायरमेंट को और साथ साथ ह्यूमन हेल्थ को। और इसीलिए अब की बार का जो थीम है वर्ल्ड फूड डे का, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे का, वो है सेफर फूड बेटर हेल्थ। ध्यान रखना, एक अच्छा खाना रहेगा तो हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहेगी। अब इसकी ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है हमारे पास यहाँ पर देखो, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे की ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारे लोगों की जान जा रही है सिर्फ और सिर्फ गंदा खाना खाने की वजह से, दूषित खाना खाने की वजह से। लगभग 600 मिलियन के आसपास फूड बॉर्न इलनेस के केसेस निकल कर आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आप देख पाओगे फूड इलनेस का जो बर्डन है, यानी कि इस दूषित खाने खाने की वजह से कितने कितने लोगों की जान जा रही है। हर साल पूरे दुनिया में लगभग 4,20,000 लोगों की जान जाती है। बच्चों की बात करें तो लगभग 1,25,000 बच्चों की यहाँ पर जान जा रही है हर साल, सिर्फ और सिर्फ इस दूषित खाना खाने की वजह से। तो हमारा काम है कि हम लोगों को एक सेफर फूड प्रोवाइड करवा सकें। इसी के लिए हम लोग इस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को ऑब्जर्व करते हैं। और इस मतलब एक सेफ फूड प्रोवाइड करवाने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पे सरकार चलाती है। जैसे कि यहाँ पर दुनिया भर का एक इनिशिएटिव है, ध्यान रखना, जो दुनिया में इनिशिएटिव चलाया जाता है उसका नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस, या फिर इसको हम लोग फूड कोड के नाम से भी जानते हैं। जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन आपको देखने को मिलता है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर फूड स्टैंडर्ड बॉडी को बनाया गया है। किसके थ्रू? WHO और FAO ने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है ना, ताकि क्या कर सकें हम लोगों की हेल्थ को बचा सकें, लोग जो गंदा खाना खा रहे हैं उसको हम लोग रोक सकें। तो ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है, ये दुनिया के लेवल पर काम करता है। और एक बात नोट डाउन करने वाली है, इसके अंदर आज के टाइम पर 189 मेंबर्स हैं और भारत भी यहाँ पर इसका मेंबर है। इस बॉडी को 1963 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली के अंदर देखने को मिल जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इस कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन को फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। तो ये दोनों क्या हैं? देखो, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो ये यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी आपको देखने को मिल जाती है। इस बॉडी को बनाया गया था 16 अक्टूबर 1945 में। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, 1947 में देश आज़ाद हुआ, उससे पिछले साल में यहाँ पर 2 साल पहले इस बॉडी को बनाया गया था, ठीक है। देश के आज़ाद होने से 2 साल पहले फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया और आज़ाद होने के 1 साल बाद 1948 के अंदर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। दोनों यहाँ पर टॉप की एजेंसीज जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती हैं। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको रोम, इटली के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन के अंडर में ही ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आता है। और एक बात मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है इसका भी हेडक्वार्टर आपको रोम, इटली में भी देखने को मिलेगा। तो इटली में भी काफ़ी सारे हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब भारत की क्या कंडीशन है इसको लेकर? तो भारत ने भी काफ़ी सारे स्टेप्स ऑलरेडी उठा रखे हैं। जैसे हम लोग स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को लॉन्च करते हैं। अभी रिसेंटली ये स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स आया भी है। आपको बताना यह है कि इस स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर कौन से राज्य ने टॉप किया है। नीचे कमेंट सेक्शन में उस राज्य का नाम बताओ। तो हम लोग ये इंडेक्स लेकर आते हैं ताकि राज्य को, स्टेट्स को हम लोग यहाँ पर एंकरेज कर सके कि वो यहाँ पर फूड सेफ्टी को लेकर काम करें,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस भी राज्य के अंदर फूड सेफ्टी के ऊपर काम किया जाएगा, एक अच्छा खाना प्रोवाइड करवाया जाएगा लोगों को, तो यहाँ पर उसी की रैंक सबसे टॉप पर देखने को मिलेगी। तो इस सेफ्टी इंडेक्स को कौन लेकर आता है? FSSAI। FSSAI क्या है? यह है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस बॉडी को 2008 में बनाया गया था। ध्यान रखना, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके अलग अलग ऑफिसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन बन जाता है, इसी वजह से इसके ऊपर फोकस कर रहा हूँ मैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर यहाँ पर आप देख पाओगे मेंशन किया जाता है। उसके बाद यहाँ पर इससे पहले, मतलब कि इससे पहले यानी कि FSSAI से पहले हमारे पास एक एक्ट हुआ करता था, फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 का। ये बॉडी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है, ध्यान रखना इसके बारे में। तो ये जो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इससे पहले यहाँ पर हमारे पास 2006 का एक्ट हुआ करता था। 2006 के एक्ट से पहले यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली अगर मैं बताऊँ तो प्रॉपरली यहाँ पर 2006 के अंदर ये एक्ट लेकर आया गया था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इसको 2008 में सेटअप किया और वर्किंग में ये 2011 से आई। तो FSSAI यहाँ पर 2011 से प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है। और मैं आपको बता दूं कि 2006 में जो ये एक्ट आया था, इससे पहले फूड को लेकर अलग अलग एक्ट हुआ करते थे। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन यानी कि खाने के अंदर जो मिलावट होती है उसको रोकने का काम करता है ये वाला एक्ट, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर एक्ट, मीट फूड प्रोडक्ट्स ऑर्डर एक्ट। तो यहाँ पे अलग अलग एक्ट्स हुआ करते थे, लेकिन इन सब एक्ट को ख़त्म करके इकलौता एक्ट आ गया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो ये जो 2006 का एक्ट था, इसका मेजर काम ये था कि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग यहाँ पे लोगों को इंश्योर कर सकें कि एक अच्छा खाना मिल जाए, ठीक है ना। तो इसको लेकर यूपीएससी ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था 2018 में फूड एंड सेफ्टी को लेकर। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है मैं आप लोग को समझाता हूँ। देखो क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 जब आया तो इसने प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 को रिप्लेस कर दिया था। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा 2006 में एक्ट आया तो इसने इतने सारे एक्ट को रिप्लेस किया था। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट ये बोलता है कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंदर आता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर डायरेक्टली ये जो मिनिस्ट्री है वो इसको देखती है, किसी डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको 1 ओनली देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे इस बॉडी के अंदर मैंने आपको बताया एक चेयरमैन होता है। इस चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। कुछ और मेंबर्स भी होते हैं यहाँ पर इस FSSAI के अंदर। FSSAI का मेजर काम क्या है कि भाई कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को सेटअप करना कि लोग जो हैं एक अच्छा खाना ले सकें। प्लस उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि कोई भी अगर बिजनेस कर रहा है फूड से संबंधित तो उसको यहाँ पर लाइसेंस देता है FSSAI। उसके बाद यहाँ पर फूड के स्टैंडर्ड को चेक करता है, उसको टेस्ट करता है, इंस्पेक्शन करता है, रिकॉर्ड्स और डेटा को मेंटेन करता है, सरकार को हमेशा अपडेट रखता है, ठीक है। तो ये सारे काम होते हैं FSSAI का, ध्यान रखना। और यहाँ पे फिर बहुत सारे और भी इनिशिएटिव लेकर आए गए सरकार के थ्रू, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट अवार्ड, ईट राइट मेला, यानी इन सारे जो एक तरीके से स्टेप उठाए गए, ये सारे जो इनिशिएटिव है भारत सरकार के, इन इनिशिएटिव का मेजर फोकस ये है कि लोग जो हैं एक अच्छा खाना, एक सेफ फूड को कंज्यूम कर पाएँ। क्योंकि एक सेफ फूड यहाँ पे लोगों के अंदर में जाएगा तभी यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो लोग हैं वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाएंगे। अदरवाइज कॉन्टेमिनेटेड फूड को कंज्यूम कर 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 यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की लगातार यहाँ पर जाने गई हैं, ऐसा यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया। इसी वजह से हम लोग वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे को ऑब्जर्व करते हैं 7 जून को। तो इसी वजह से ये आर्टिकल काफ़ी चर्चा में था। आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब फटाफट हम लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पर क्विज़ को देखते हैं। तो आज की क्विज़ की प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हर साल कौन सी तारीख को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? तो ये आप लोगों को तारीख बतानी है। अगला क्वेश्चन, बिम्स्टेक का जो पहला समिट है वो कौन से कंट्री के अंदर हुआ था? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलेगा? दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि जो नोमैडिक एलिफेंट नाम का अभ्यास है ये एक मिलिट्री अभ्यास है, ये कौन से 2 देशों के बीच में होता है? उन दोनों देशों के नाम बताने हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, एक जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है जो कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अभी कंडक्ट किया जा रहा है। अभी वो कौन सा अभ्यास है आप लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, देखो पहला रबर प्लांटेशन इंडिया के अंदर, यानी कि रबर का पहला प्लांटेशन भारत के अंदर लगाया गया था 1985 में, उल्टा बोल दिया 1895 में। ये कौन से राज्य के अंदर लगाया था, उस राज्य का नाम बताना है। फिर अगला क्वेश्चन,
कौन सा राज्य है जो कि भारत के अंदर सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, ये आपको बताना है। तो मतलब जो लास्ट वाले दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर इसका आंसर भी आप लोग को लिखना है। बाकी आप लोग यहाँ पर इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ज़रूर करना, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है इन क्वेश्चंस को लगाने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग यहाँ पर खुद इन आंसर्स को सॉल्व कर पाओ। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।